हेलो डियर, स्वागत करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। जितने भी हमारे जीएनएम थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। शॉर्ट नोट्स आपका अभी चल रहा है, यह वीडियो नंबर 7वां है शॉर्ट नोट्स का। ओके, तो चलिए मैं प्रत्येक दिन दो प्रश्न लेने का जो है कोशिश करता हूं शॉर्ट नोट्स में। तो आज भी 2 क्वेश्चंस लाए हैं और ये आपको है गायनिकोलॉजी एंड मिडवाइफरी का। ठीक है, गायनिकोलॉजी एंड मिडवाइफरी से यह प्रश्न दोनों का दोनों है। तो इस सप्ताह में आपको एक दिन गायनिकोलॉजी, एक दिन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड, ऐसे ही लगातार चलते रहेगा सैटरडे तक। ओके, जैसे पहले चल रहा था। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी इंग्लिश सब चीज़ में दिया गया है, आप लोग देखिएगा। चलिए, किसी भी स्टेट से है कोई दिक्कत नहीं है, आइए पढ़िए और आनंद लीजिए। बेहतर पढ़ाई हम बता रहे हैं। जो सारे के सारे महत्वपूर्ण आपके शॉर्ट नोट्स होंगे सब मैं पढ़ा दूंगा, जहाँ से आपको एग्ज़ाम में टोटल का टोटल क्वेश्चन यहीं से रहेगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं। ठीक है, चलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है, डिस्क्राइब टाइप्स, कॉज, सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। आपसे प्लेसेंटा प्रेविया पूछेगा। ठीक है, अपरा समूख अपरा या प्लेसेंटा प्रेविया इसको बोलते हैं। इसका टोटल चीज़ें चलिए देखेंगे। डिफिनीशन में तो मैं बता ही दिया हूँ कि प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है। चलिए मैं बताता हूँ साथियों। आमतौर पे जो गर्भावस्था होता है उस समय जो प्लेसेंटा होता है गर्भाशय के ऊपरी भाग में आरोपित होता है। आमतौर पे जैसे मानिए यह गर्भाशय है, तो जो प्लेसेंटा होता है इसमें बच्चा पल रहा है। ठीक है, बच्चा पल रहा है। तो जो आमतौर पे जो प्लेसेंटा होता है वह गर्भ के अवस्था में, प्रेगनेंसी पीरियड में प्लेसेंटा जो है गर्भ के ऊपर, गर्भाशय के यूट्रस के ऊपर लगा होता है और शिशु के नाभि में लगा होता है और दोनों जो है कनेक्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है कंडीशन होता है। आमतौर पे नॉर्मल ऐसे होता है, लेकिन प्लेसेंटा प्रेविया में होता है कि ऐसा परिस्थिति होता है जहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है वह यूट्रस के निचले वाले भाग में पूर्ण या आंशिक रूप से आरोपित होते हैं, मीन्स लगे होते हैं। नॉर्मल कहाँ से होना चाहिए? नॉर्मल यूट्रस के ऊपर जो है लगा होना चाहिए प्लेसेंटा, जो बच्चे से कनेक्ट होता है, बच्चे के नाभि नाल से। ठीक है, इससे कनेक्ट होता है, नॉर्मल ये है। लेकिन होता यह है कि एक ऐसा परिस्थिति होता है जहाँ पे जो प्लेसेंटा होता है, जो अपरा होता है, यह गर्भाशय यूट्रस के निचले वाले भाग से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लगे हुए होते हैं, मीन्स आरोपित होते हैं। अब जब नीचे वाले से, जैसे ये यूट्रस है, इसके नीचे सर्विक्स रहता है, तो इसके नीचे अगर यह कनेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं ये जो है हमारे यूट्रस सर्विक्स के भाग को ढकेगा। ठीक है, तो ही कहता है कि जब आरोपित होने के बाद जब सर्विक्स के इंटरनल ओएस को आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है, मतलब जो सर्विक्स होता है वह सर्विक्स के जो इंटरनल ओएस होता है उसको आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है, क्योंकि यूट्रस के नीचे ही सर्विक्स होता है। और जब एक ऐसा स्थिति होता है जहाँ पे प्लेसेंटा यूट्रस में नीचे से लगता है, तो जाहिर सी बात है कि सर्विक्स के ओएस को ढकेगा ही ढकेगा, चाहे वो आंशिक रूप से ढके या पूर्ण रूप से ढके। इसी अवस्था को प्लेसेंटा प्रेविया कहा जाता है। चीज़ें समझ गए कि अगर यह यूट्रस है, अगर नॉर्मल होगा, नॉर्मल कंडीशन होगा तो प्लेसेंटा यूट्रस के ऊपर से लगा होगा और बच्चे से कनेक्ट होगा इसमें। ठीक है, बच्चे के नाभि नाल से। लेकिन असमान एक ऐसा परिस्थिति होता है जब प्लेसेंटा प्रेविया होता है, तो इसमें होता यह है कि जो यूट्रस होता है इस यूट्रस के ऊपर वाले भाग में प्लेसेंटा आरोपित नहीं होकर निचले वाले भाग में आरोपित हो जाता है। और इस कंडीशन में जब नीचे आरोपित होता है तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि यूट्रस के नीचे ही जो है सर्विक्स होता है, तो इस सर्विक्स के जो ओएस वाला भाग है उसको जो है आंशिक या पूर्ण रूप से ढक देता है और इसी को हम लोग प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। समझ गए चीज़ को? चलिए, ये हो गया, बता दिए। अब हम लोग देखेंगे प्लेसेंटा प्रेविया के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो याद रखना पड़ेगा 4 प्रकार होते हैं। टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक इसका प्रकार होता है। ठीक है, एक है लैटरल प्लेसेंटा प्रेविया, दूसरा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया, तीसरा है इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया और एक है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। बहुत आसान है। लैटरल प्लेसेंटा प्रेविया टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में लैटरल प्लेसेंटा प्रेविया होता है। ओके, टाइप 2 में मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया होता है। टाइप 3 में इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया होता है। ओके, एंड टाइप 4 में सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया होता है। तो ये चारों टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस टाइप में क्या होता है। इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा इसको लिखना। ठीक है,
टाइप 1 में देखिए अपरा का केवल निचला भाग ही सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है, जबकि शेष भाग खुला होता है। लैटरल प्लेसेंटा प्रेविया में होता है, टाइप 1 में होता है कि इसमें जो है हल्का फल्का सर्विक्स के ऊपरी वाला भाग को जो नीचे से लगा रहता है ना प्लेसेंटा, तो इसमें ओएस के भाग को हल्का फल्का ढक के रखता है प्लेसेंटा। समझ गए? किसके भाग को? सर्विक्स के इंटरनल ओएस के ऊपरी भाग को आंशिक रूप से ढकता है, जबकि शेष भाग खुला रहता है, तो उसको हम लेटरल प्लेसेंटा प्रेविया बोलते हैं। जैसे मानिए ए यूट्रस है, ठीक है, यहाँ पे ए सर्विक्स है, ठीक है, कुछ ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, यहाँ तक यूट्रस है, उसके बाद जो है यहाँ से फिर जो है क्या होता है, यहाँ पे सर्विक्स होता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ होता है। तो मानिए ये जो यूट्रस है इसमें बच्चा पल रहा है, तो अगर प्लेसेंटा प्रेविया अवस्था में होगा तो यहाँ से चीज़ें लगा होगा प्लेसेंटा, तो इस कंडीशन में जो सर्विक्स है इसका हल्का सा ऊपर का भाग जो है ना यह ढका होता है, हल्का आंशिक रूप से ढका होता है, किससे? प्लेसेंटा से। तो यह लेटरल प्लेसेंटा प्रेविया होता है, जबकि शेष भाग खुला होता है और हल्का भाग ही ढका होता है। ओके, चलिए दूसरा देखिएगा मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया का मतलब है कि इस स्थिति में प्लेसेंटा का केवल एक किनारा ही आंतरिक ओएस तक पहुंचता है, परंतु ओएस को ढकता नहीं है। यहाँ पे करा है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया है कि इस स्थिति में जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा का केवल एक ही किनारा आंतरिक इंटरनल ओएस तक पहुँचता है, ठीक है, परंतु ओएस को ढकता नहीं है। मतलब मार्जिनल में ढकता नहीं है, यह सिर्फ जो है इंटरनल सर्विक्स के इंटरनल ओएस तक पहुँचता है, बस इतना ही होता है, बाकी इसमें ढकने का काम नहीं करता। अगर छू भी देगा सर्विक्स के ओएस भाग को, अगर छू भी देगा प्लेसेंटा, तो समझिए यह आपका मार्जिनल प्लेसेंटा प्रेविया हो गया। यह सिर्फ और सिर्फ एक किनारा ही जो है यहाँ तक पहुँच पाता है, इसमें ढक नहीं पाता है। ओके, टाइप 3 में देखिएगा इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया, इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि इस स्थिति में जब सर्विक्स का इंटरनल ओएस पूरी तरह से बंद हो तो प्लेसेंटा को उसकी पूरी तरह से ढक देता है। यदि इंटरनल ओएस खुला हो तो प्लेसेंटा इसको आंशिक रूप से ही बंद करता है। देखिए इनकम्प्लीट जो प्लेसेंटा प्रेविया है, जो तीसरा कंडीशन है, यहाँ पे होता है कि इस स्थिति में जो सर्विक्स का इंटरनल ओएस होता है, देखिए इंटरनल ओएस का मतलब होता है कि आंतरिक अंग, ठीक है ना, सर्विक्स का आंतरिक जो ऑर्गेन है, तो इस स्थिति में जो सर्विक्स होता है उसका जो इंटरनल ओएस है वह पूरी तरह से अगर बंद होगा तो प्लेसेंटा जो है पूरी तरह से उसको ढक देगा। अगर इंटरनल ओएस खुला होगा सर्विक्स का तो प्लेसेंटा आंशिक रूप से ही बंद कर पाता है। समझ गए चीज़ को? तो ये आपके इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा हो गया। सेंट्रल के मतलब अगर सर्विक्स का इंटरनल ओएस पूरी तरीक़ा से अगर बंद होगा तो प्लेसेंटा भी उसको पूरी तरह से ढक देगा। अगर इंटरनल ओएस अगर खुला होगा तो प्लेसेंटा उसको पूर्ण रूप से नहीं बंद करता है, नहीं ढक पाता है, इस कारण आंशिक रूप से ही बंद रहता है, तो इसीलिए इसे इनकम्प्लीट कहा गया है। ओके, जो कि टाइप 3 है। टाइप 4 में देखिएगा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया। ऐसी स्थिति में यदि इंटरनल ओएस पूरी तरह से खुला भी हो तो भी प्लेसेंटा इसको ढक लेता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है यह इनकम्प्लीट नहीं है, इस सीधा जो है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया है। इसमें होता है कि अगर सर्विक्स का ग्रीवा का, ठीक है ना, अगर सर्विक्स का इंटरनल ओएस आंतरिक अंग अगर पूरी तरीक़ा से अगर खुला भी होता है, डिलेटेड भी है, फिर भी जो है प्लेसेंटा इसको ढक लेता है। जबकि इनकम्प्लीट में क्या था कि अगर खुला होगा तो यह आंशिक रूप से ही ढकेगा, इसलिए उसको इनकम्प्लीट सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया कहा। जबकि सेंट्रल प्लेसेंटा प्रेविया में अगर इंटरनल ओएस खुला भी है तो प्लेसेंटा को पूर्ण तरीक़ा से ढक देता है, ठीक है, तो यह सेंट्रल हो जाता है। तो इस प्रकार से 4 टाइप याद रखना पड़ेगा कि कब क्या होता है। अगर कठिन लगे तो वीडियो को बैक करके देखिएगा, यहाँ पे आपको इंग्लिश दिया गया है टाइप 1 का, फिर टाइप 2 का है, फिर टाइप 3 का है और फिर आपके नीचे टाइप 4 का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए। अब प्लेसेंटा प्रेविया यानी जो प्लेसेंटा होता है वह ऊपर से नहीं जुड़कर नीचे से क्यों जुड़ जाता है, ऐसा क्यों हो जाता है? तो साथियों प्लेसेंटा प्रेविया के कारण तो अज्ञात है, परंतु संभावित कारण निम्न है। मतलब इसका एग्जैक्ट कारण जो है अभी अज्ञात है, समझ गए, इसका पता नहीं है, लेकिन इसके संभावना जो होने का होता है इसका निम्न कारण हो सकता है, संभावित कारण। जैसे देखिए गर्भाशय के ऊपरी भाग में डेसूडा के पूर्ण रूप से सक्रिय ना हो अथवा डेसूडा में कोई दोष हो
तो ओवम लोअर यूट्रिन सेगमेंट में स्थापित हो जाता है। पहला कारण बनता है कि अगर गर्भाशय के ऊपर में जो पत्निका होता है, अगर यह पूर्ण रूप से अगर सक्रिय नहीं होगा, पत्निका क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ, अगर यह पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं होगा तो डेस्यूडा में कोई दोष होगा और इस कंडीशन में जो ओवम होता है वह गर्भाशय के निचले भाग में स्थापित हो जाएगा, जिससे होगा ये कि जो आपका प्लेसेंटा है वह ऊपर से कनेक्ट नहीं होकर वह नीचे से ही कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यह जो है लोअर यूट्रिन सेगमेंट में ओवम आपके स्थापित होता है। ठीक है, उसको अगर नहीं याद रहेगा उसको छोड़िए। अब कारण देखिए एक एक वन वर्ड का। यदि माँ की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो, अगर माँ का उम्र 35 वर्ष से अधिक हो तो ये संभावना हो सकता है प्लेसेंटा प्रेविया का। एक बार में ही बच्चों को जन्म देना, एक बार में ही बच्चों को जन्म देना, ये भी एक कारण बन सकता है। कमज़ोर व कुपोषण से पीड़ित माँ, अगर कमज़ोर और कुपोषण से पीड़ित माँ है तो ये संभावना है कि प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। यदि अपरा का आकार अधिक बड़ा हो, अगर जो अपरा है प्लेसेंटा उसका अगर आकार बड़ा होगा तो फिर ये कंडीशन बनता है। ठीक है, सिजीनियन सेक्शन द्वारा पूर्व में प्रसर्व हो चुका हो, अगर चीरा लगा के पहले अगर प्रसर्व हुआ हो तो ये कंडीशन बनता है संभावना। माँ द्वारा धूम्रपान करना, अगर माँ धूम्रपान करती है गर्भ में तो उसका बच्चा को प्लेसेंटा प्रेविया होने की चांसेज है। गर्भाशय का कोई विकार, यूटेरिन एब्नॉर्मलीज, ठीक है, गर्भाशय का अगर कोई विकार है तो ये आपके कारण बनते हैं प्लेसेंटा प्रेविया का। तो ये सब संभावित कारण है, एग्जैक्ट कारण इसका अभी तक कोई पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, ये सब संभावना बनता है। ठीक है, कि कुपोषण हो जाएगा, धूम्रपान करने वाली माँ, सिजेरियन द्वारा पहले प्रसर्व हो चुका है तो गर्भाशय का कोई समस्या है। ठीक है, तो ये सब संभावित कारण है। अपरा का बड़ा आकार हो, एक ही बार में बच्चे को जन्म देना, ये सब एक कारण बनता है, बाकी और जो है ज़्यादा इसका नहीं है। तो यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसका चिन्ह और लक्षण देंगे। अगर कोई गर्भ में पल रहे बच्चा है और उसका अगर प्लेसेंटा प्रेविया है, मतलब प्लेसेंटा अगर उसका उल्टा स्थापित है तो उसको हम लोग प्रेविया कहेंगे, प्लेसेंटा प्रेविया। तो उसमें किन किन साइन एंड सिम्टम्स होंगे, चीज़ों को देखिए। प्लेसेंटा प्रेविया का प्रमुख एकमात्र लक्षण योनि से रक्तस्राव होना होता है। सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र लक्षण जो होता है वह ये होता है कि अगर प्लेसेंटा प्रेविया है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है भेजिना से, योनि से। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, स्त्री को स्राव अकारण और बिना दर्द होता है। अब इसमें जो सिक्रेशन होता है वह बिना किसी कारण के और इसमें बिना किसी जो है दर्द के सिक्रेशन होता है। ठीक है, रक्तस्राव रुक रुक कर तथा कभी कभी अधिक भी होता है। इसमें जो होता है वह रक्तस्राव कभी कभी बहुत ज़्यादा होगा, कभी कभी रुक रुक के होता है, तो ये प्लेसेंटा प्रेविया में होता है। रोगी की श्वास दर बढ़ जाती है, अब जो प्रेगनेंसी महिला है उसका जो होता है रिस्पायरेशन बढ़ जाता है। रक्त की कमी के कारण त्वचा पीली पड़ जाती है तथा ठंडी रहती है। अब ज़्यादा सिक्रेशन होने से पीला त्वचा हो जाएगा, ठंडा पड़ने लगेगा, एनीमिया हो सकता है। गर्भस्थ शिशु की लाई पोजीशन मतलब गर्भर स्थिति ब्रीच या ट्रांसवर्स होती है, क्योंकि प्लेसेंटा गर्भाशय के निचले खंड में रहता है। अब इसमें जो गर्भ में जो शिशु होता है वह क्या होता है, उल्टा रहता है, इसी कारण से इसका जो प्लेसेंटा होता है वह नीचे की तरफ रहता है। तो ये जो है हमारा आपका कुछ लक्षण होते हैं प्लेसेंटा प्रेविया का। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख और एकमात्र लक्षण है कि भेजिना से बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग होना। ठीक है, और बिना किसी दर्द के, बिना किसी कारण के ब्लीडिंग होगा, पता नहीं चलेगा, रुक रुक के होगा, कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, श्वास दर बढ़ जाएगा, त्वचा पीले होने लगेंगे, ठंडा होने लगेगा। इसमें जो गर्भ में बच्चा है वह ट्रांसवर्स होता है, ब्रीच होता है या फिर लाइव पोजीशन में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ें को देख लीजिए, अब यहाँ पे एक चीज़ें को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे एक आपका फिगर दिया गया है, फिगर से चीज़ों को समझ लीजिए। यहाँ पे आपका यह भ्रूण है, फीटस है, ठीक है, यह सर्विक्स है और यह जो है पूरा यूट्रस है, इसी में बच्चा पल रहा है। ठीक है, चीज़ों को समझ गए। और यह क्या है, यह जो है प्लेसेंटा है। ठीक है, ये प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा है, ये प्लेसेंटा है, इसी प्लेसेंटा से जो है बच्चा का अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है। जो ये सांप की तरह आप नली देख रहे हैं ना, यह जो है इसी बच्चा का जो है यह माँ के गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है और यह अम्बिलिकल कॉर्ड यही प्लेसेंटा से जुड़ा होता है।
अगर प्लेसेंटा जो है ऊपर होगा इधर, मतलब ये ऊपर होगा तो मतलब नॉर्मल है। अगर यह जो है हल्का नीचे के साइड में आ गया, देख लीजिए हल्का इस साइड में है, तो यह जो है हल्का सा लाइंग पोजीशन में है। और अगर यह पूर्ण नीचे आ गया तो यही प्लेसेंटा प्रेविया है, जो कि देख सकते हैं बच्चा इस कंडीशन में क्या होता है, देख सकते हैं कि इसका जो नाल है वह यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस कंडीशन में ये वाला जो प्लेसेंटा है यहाँ पे देख सकते हैं, यह सर्विक्स वाला भाग है, इसको ढक दिया है ना, बिल्कुल ढक दिया है कि नहीं, क्योंकि इधर से ये पूरा जो है प्लेसेंटा है। ये वाला पार्ट क्या है, देख रहे हैं ना, ब्लैक और उस पर वाइट डॉट है, यही प्लेसेंटा है। अब ये प्लेसेंटा इसको पूरा ढक दिया कि नहीं, चूँकि यही तो सर्विक्स है, तो ये सर्विक्स को ढका है कि नहीं ढका है, पूर्ण तरीक़ा से ढक दिया है। ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं, बाकी यहाँ पे ये नॉर्मल है, चूँकि यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे हल्का सा इधर नीचे है, लेकिन हल्का सा ठीक पोजीशन में है, तो इसलिए यह हल्का सा है। और यहाँ पे कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया है। तो देख लीजिए यह बच्चे के नाभि नाल से जुड़ा हुआ है ना, और यह प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, इसी प्रकार से यह नाभि नाल से जुड़ा हुआ है यहाँ। ठीक है, और ये प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है। प्लेसेंटा आप लोग को पता होना चाहिए कि यह गर्भ से कनेक्टेड होता है, यूट्रस से कनेक्टेड होता है। अब कहाँ कनेक्टेड है, अगर ऊपर कनेक्टेड है तो सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेसेंटा नॉर्मल है। अगर नीचे आ गया है प्लेसेंटा तो यही प्लेसेंटा प्रेविया होता है। समझ गए? चलिए, ये है, यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, देख लीजिए सारा का सारा इंग्लिश दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इसका प्रबंध मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो क्या करेंगे, चलिए। प्रबंध का मुख्य उद्देश्य गर्भस्थ शिशु के जीवन की रक्षा करना तथा रक्तस्राव को नियंत्रित करना होता है। अब इसमें होता है, मैनेजमेंट का सबसे प्रमुख कारण ये है कि बच्चे को जीवन को रक्षा करना और रक्तस्राव को, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना। ठीक है, महिला को बिस्तर पर पूर्ण विश्राम कराना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यदि शरीर में रक्त की अधिक कमी हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना आवश्यक है। चूँकि प्लेसेंटा प्रेविया में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, आप लोग देखे हैं ऊपर में, तो इस कंडीशन में अगर ब्लड का बहुत ज़्यादा कमी होता है तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए। ओके, महिला के जैविक चिन्ह, महिला के वाइटल साइन निरंतर जांचने चाहिए। ठीक है ना, महिला का जो भी वाइटल साइन है इसको निरंतर जांचना चाहिए। ठीक है, फीटल हार्ट साउंड को एसेस करना चाहिए, मतलब जो भ्रूण का हार्ट साउंड है, हृदय का आवाज़ है, उसे आकलन करना चाहिए। ओके, IV नॉर्मल सलाइन इतना ग्लूकोज देना चाहिए। ठीक है, ताकि शरीर में एनर्जी बना रहे, तरल कमी ना हो। ओके, निरंतर नर्सिंग देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद चिकित्सीय निर्देशानुसार प्री और पोस्ट ऑपरेटिव औषधियाँ देनी चाहिए। ओके, प्री मतलब पहले और पोस्ट मतलब बाद की औषधियाँ देनी चाहिए। सोनोग्राफी के द्वारा शिशु की लाइव पोजीशन को ज्ञात करें। अगर शिशु लाइव पोजीशन में है या उल्टा है, ट्रांसवर्स है, तो सोनोग्राफी द्वारा देख सकते हैं इसको और इसे ज्ञात कर सकते हैं। 10वां है, रक्तस्राव न रुकने की स्थिति को सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव कराया जाता है। अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है तो फिर जो है रक्तस्राव नहीं रुकने पर जो है सिजेरियन के द्वारा चीरा लगा के प्रसव डिलीवरी करवाया जाता है। ओके, एंड 11 नंबर है, घाव की उचित देखभाल करनी चाहिए, और जो भी घाव बनता है उसका उचित देखभाल करनी चाहिए। तो ये हो गया हमारा प्लेसेंटा प्रेविया। तो देख सकते हैं प्लेसेंटा प्रेविया को मैंने कितना अच्छे से डील किया है। चलिए आप लोग यहाँ पे इसको लिख दीजिएगा। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि देख लीजिए हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम क्या होता है। देखिए हाइपर इमेसिस ग्रेविड्रेम क्या होता है, ग्रेविड्रम। ठीक है, हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, इसके बारे में हमको लिखना है। इसको हम लोग बोलते हैं कि गर्भ में अत्यधिक उल्टियों से क्या समझते हैं, मतलब अगर गर्भ अवस्था में बहुत ज़्यादा अत्यधिक उल्टी होता है उससे हम क्या समझते हैं, इसके क्या कारण, क्या लक्षण, क्या निदान, क्या जटिलता और क्या प्रबंध हो सकते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ठीक है, इसके बारे में चलिए देखते हैं। नाम से यह स्पष्ट है, बहुत आसान है, देख लीजिए। देखिए, गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ, हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, गर्भ अवस्था में होने वाले गंभीर उल्टियाँ जिसके कारण महिला अपनी दैनिक क्रियाओं को सुचारू ढंग से कर नहीं पाती है। उन उल्टियों से महिलाओं में इलेक्ट्रोलाइट एवं द्रव असंतुलन एवं वजन कम हो जाता है। साथियों, जब गर्भ प्रेगनेंसी पीरियड में महिला होती है तो किसी को नॉर्मल होता है, एक आध टाइम जो है उसको उल्टी हो जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा होता है, तो जिसको बहुत ज़्यादा होता है उसी को हम लोग हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, मीन्स गर्भ अवस्था में अधिक उल्टियाँ। अब
ये होता है तो इससे क्या होता है, तो शरीर में अगर बहुत ज़्यादा उल्टी हो तो शरीर में जल का मात्रा कमेगा, ठीक है, जल का मात्रा कमेगा, इलेक्ट्रोलाइट का मात्रा कमेगा। इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कहा जाए तो सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम वगैरह वगैरह जो खनिज पदार्थ है शरीर में उसका मात्रा कमेगा, और जब उसका मात्रा कमेगा तो शरीर कमज़ोर होगा, ठीक है, और वीकनेस आएगा, सूजन आएगा। तो इन सभी से जो है बहुत ज़्यादा उल्टी होने से क्या होता है कि महिला को बहुत ज़्यादा दैनिक काम करने में परेशानी होती है, और इलेक्ट्रोलाइट और द्रव असंतुलन हो जाता है, और वजन कमने लगता है, शरीर में सूजन भी हो जाता है। तो यह जो है गर्भ अवस्था में अत्यधिक उल्टियाँ यही होता है। समझ गए? चलिए, तो ये चीज़ को आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, इंग्लिश देख लीजिएगा। ओके, अब इसका हम लोग कारण देखेंगे कि इसका क्या कारण होगा जो गर्भ में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होता है किसी किसी को। तो यह हो सकता है प्रथम प्रसव, यह जो है हो सकता है प्रथम प्रसव हो, मतलब प्रथम प्रेगनेंसी हो, ठीक है। ये हो सकता है इक्टोपिक प्रेगनेंसी में, मीन्स अस्थानिक गर्भ अवस्था में, मीन्स जो नॉर्मल होता है वहाँ से नहीं होकर फैलोपियन ट्यूब में जो स्थापना किया जाता है तो वही जो है इक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। तो इसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा उल्टी, या एक से अधिक प्रेगनेंसी इसका कारण बन सकता है कि एक से अधिक जो है बच्चा हो, ठीक है, ठीक है। ईस्ट्रोजन एवं सीजी के स्तरों में बढ़ोतरी, अगर बहुत ज़्यादा अगर ईस्ट्रोजन और सीजी की मात्रा में बढ़ोतरी हो जाएगा तो ये कारण जो है बन सकता है, ठीक है। तो ये सब आपके कारण होता है प्रीमी ग्रेविडा, इक्टोपिक प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी, इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन एंड सीजी। ओके, ये समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का क्या होता है देख लीजिए साथियों। यहाँ पे केटोएसिडोसिस होता है लक्षण इसका। वैधुत एवं द्रव असंतुलन हो जाता है लक्षण में। कब्ज होता है, केटोन्यूरिया हो जाता है, ओलिगुरिया हो जाता है। ओलिगुरिया मतलब समझते हैं ना कि मूत्र का बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है, मूत्र का बिल्कुल कम बनना, समझ गए। ज्वर हो जाएगा, टेकिकार्डिया मतलब पल्स रेट, हृदय धड़कन बहुत बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप हो जाएगा, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो ये सब लक्षण है बहुत ज़्यादा उल्टी होने का, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लिए क्या क्या होगा। केटोएसिडोसिस होगा, वैधुत द्रव असंतुलन, कब्ज, केटोन्यूरिया, ओलिगुरिया, ज्वर, टेकिकार्डिया, उच्च रक्तचाप, निर्जलीकरण। ओके, निदान क्या होगा, इसका डायग्नोसिस इसमें क्या क्या होगा। तो सबसे पहले प्रेगनेंसी टेस्ट होगा, गर्भ अवस्था की जांच की जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट सीरम की जांच किया जाएगा, सीरम इलेक्ट्रोलाइट का जांच होता है, ठीक है। उसके बाद ब्लड का एग्जामिनेशन होगा, एक्सरे होगा, ईसीजी होगा, शारीरिक परीक्षण होगा। तो ये सब निदान होता है, ये सब डायग्नोसिस टेस्ट होगा। ओके, समझ गए। चलिए, इसका क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉम्प्लिकेशन देख लीजिए। अब बहुत ज़्यादा अगर शरीर में पानी कम जाएगा तो एनीमिया भी होगा, कुपोषण भी होगा, पीलिया भी होगा, एंजाइटी घबराहट भी हो जाएगा, ठीक है। हाइपोवोलेमिक शॉक भी लग सकता है बहुत ज़्यादा तरल कमने से, आप लोग पढ़े हैं ना। गंभीर निर्जलीकरण होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसोफेगस 36 मतलब जो आप चेस्ट से नीचे का एरिया है उसमें आपका रेप्चर होगा। तो ये सब जो है आपके क्या है जटिलता है। ओके, अब प्रबंध क्या करेंगे चलिए देखते हैं साथियों। प्रबंध में आपको रोगी को मुख से आहार देना बंद करें। अगर बहुत ज़्यादा उल्टी होने लगता है तो मुंह से आहार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो भी फेंक देगा। रोगी को 5% डेक्स्ट्रोज एवं आरएस रिंगर्स सॉल्यूशन को सीरा मतलब आईवी द्वारा देनी चाहिए। मतलब आरएल होता है ना, जो आरएस होता है वो देना चाहिए और 5% डेक्स्ट्रोज जो है देना चाहिए आईवी के द्वारा, ठीक है। रोगी को सीरम इलेक्ट्रोलाइट की स्तर की निरंतर जांच करनी चाहिए। रोगी को प्रतिदिन लगभग 3 लीटर आईवी मार्ग द्वारा देनी चाहिए। प्रतिदिन रोगी को आईवी के द्वारा 3 लीटर जो है तरल देनी चाहिए। रोगी को घबराहट की स्तर की जांच करनी चाहिए। वह साइकोथेरेपी द्वारा उपचार करना चाहिए। यह एक मनोचिकित्सक थेरेपी होता है, मनोचिकित्सक उपचार होता है, ठीक है। इसके द्वारा एंजाइटी को दूर करना चाहिए। संक्रमण की संभावना हो तो चिकित्सक के निर्देशानुसार एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अब हम लोग जानते हैं जैसे ही शरीर हमारा कमजोर होता है तो बहुत सारे संक्रमण होने की संभावना होती है, तो इस कंडीशन में चिकित्सक के अनुसार एंटीबायोटिक देते हैं। ओके, 7वां नंबर है कि रोगी के सभी जैविक चिन्हों की जांच करेंगे, वाइटल साइन को। बुखार होने पर ज्वर नाशक दे जैसे पैरासीटामोल। रोगी को दैनिक कार्यों में सहयोग करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि रोगी का इनटेक व आउटपुट जो है चार्ट तैयार करनी चाहिए। उल्टियाँ रोकने पर मुख से आहार देना शुरू करना चाहिए। अगर उल्टी रुक जाए तो मुख से आहार देना चाहिए क्योंकि आहार भी जरूरी है।
यदि उल्टियाँ नियंत्रित न हो तो महिलाओं के जीवन रक्षा के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी करनी चाहिए। चूँकि अगर महिला का जीवन का खतरा हो, बहुत ज़्यादा उल्टी हो, उल्टी रुक ही नहीं रहा हो सभी उपाय करने के बाद, तो लास्ट चांसेज वही है कि एमटीपी का सहारा लेना चाहिए, जहाँ से गर्भपात कराया जाता है, एबॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो एबॉर्प्शन होता है तो यह चिकित्सक के द्वारा किया जाता है, जो कि महिलाओं को जो है जीवन खतरा होने पर किया जाता है। ठीक है, जो कि एमटीपी में पढ़ा दिया हूँ। ओके, तो ये जो है आपका 12 पॉइंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो लोग भी अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, मैं बार बार कहता हूँ कि पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को कभी दिक्कत ना हो। ओके, समझ गए। चलिए, बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ये ज़रूर बताइए कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है, कि हम और क्या कोशिश करें। ओके, चलिए, धन्यवाद।